नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके फटाफट अंदाज में हम आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछें। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पर आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हम भेज सकते हैं। अगले आधे घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। और जवाब देने के लिए आज दो मेहमान हैं हमारे साथ। केडिया कमोडिटी से अजय केडिया हैं और कमर सादरी हैं, सीईओ हैं अवांस एंटरप्राइजेज के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही विजय सरदाना भी आगे हमारे साथ होंगे, जिनसे हम दलहन और तिलहन मार्केट का हाल जानेंगे, किस तरह की स्थिति देश में बन रही है और आगे क्या करने की ज़रूरत है, ये उनसे समझेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले कुछ टेक्स ले लेते हैं गोल्ड और सिल्वर को लेकर। चांदी आज अच्छी तेजी दिखा रही है। केडिया जी बताइए, गोल्ड और सिल्वर, चांदी फिर से मजबूती की तरफ दिख रही है, खरीदारी करनी चाहिए क्या आज? नमस्कार सुमन जी। नमस्कार सर। अगर देखिए हम सोने चांदी की बात करें तो कल रात को ही फेड के मिनट्स आए थे। इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन कोई हॉकिस या कोई ज्यादा डॉबिस भी नहीं है। मार्केट इन लाइन ही है कि जून से पहले कोई रेट कट नहीं होने वाला, जिसके चलते हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स एक स्टेबल एक रेंज में 104 के करीब ट्रेड कर रहा है। लिहाजा सोना और चांदी भी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। टेक्निकली अगर देखें तो चांदी पिछले हफ्ते हमने काफी बड़ा फॉल देख चुके थे अब तक, तो जिसकी वजह से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो मैं कोई ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी या बड़ी मंदी आज और कल में नहीं देख रहा हूं। बट ये है कि अभी जो महीने भर का व्यू लेके चलते हैं तो कोई बड़ी तेजी इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि फेड ये क्लियर कर चुका है कि इंटरेस्ट रेट जो भी कटौती होगी वो जून के बाद ही होगी। तो आई थिंक कोई अट्रैक्टिव बेट नहीं बना है, बट टेक्निकली मार्केट होल्ड करेगा। तो आज बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से लेके चलिए। लिमिटेड अपसाइड रहेगा, जो 71,500 तक का लेवल, 71,500-600 तक का लेवल हम चांदी में देख पाएंगे, लेकिन कोई भी लॉन्ग पोजीशन कैरी मत कीजिए। 71,500 तक का लेवल दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग पोजीशन को कैरी नहीं करने की सलाह केडिया जी कह रहे हैं। जो भी सौदे आप बनाएं आज के आज प्रॉफिट घर लेकर जाएं। कच्चे तेल में केडिया जी बताइए क्या करना चाहिए? हल्की तेजी दिख रही है, 6,450 के ऊपर है। ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो वो बता दे क्रूड में। हाँ बिल्कुल, कच्चे तेल में देखें तो कल हमने एक बार प्राइजेस को 6400 के नीचे भी जाते हुए देखा, बट प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रही, ना ही ऊपर में 6550 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। जिस ढंग से हमने ब्लैक सी और रेड सी एरिया में कंसर्न देखा है, ये प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट दे रहा है। बट चाइना, जापान, यहाँ से हमने जो रिसेशन वाले फिगर्स देखे, ये प्राइजेस को बढ़ने भी नहीं दे रहा है। तो आई थिंक मार्केट एक दायरे में, बट जब तक 6550 के ऊपर कच्चा तेल नहीं निकलता है, मुझे लगता है करेक्शन ड्यू है जो 6150 से 6200 तक का लेवल दिखा सकता है। तो फ्यूचर में भी बेच के चला जा सकता है, जहां पे मुझे लगता है कि 6250 का टारगेट रहेगा। या अगर ऑप्शन की बात करें तो मुझे लगता है 6400 का पुट लेना चाहिए 170 पे, 120 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 300 तक के टारगेट अगले 2 से 3 सेशन में देखने मिल जाएंगे। या तो आप 6400 की के स्ट्राइक की पुट खरीद ले, या फिर फ्यूचर्स में भी सेल कर सकते हैं। नीचे आपको 6250 तक भी आ सकता है। पोजिशनल कॉल यहां पर केडिया जी की तरफ से है। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में जीरे में एक रिकवरी की कोशिश हो रही थी, चला भी 7-8% चलने के बाद वापस से फिर से दबाव है। सादरी जी आप बताइए, जीरे में क्या हो रहा है? 2.5% आज टूट गया, 26,355 में बंद हुआ है। क्या और गिरावट आपको दिख रही है? क्योंकि आने वाले समय में अराइवल्स के प्रेशर तो और बढ़ेंगे, क्या और दाम गिर सकते हैं जीरे के? नमस्कार यशोमोहन जी। नमस्कार जी हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जीरे में जो हमने 2 दिन पहले जो सर्किट देखी थी, मैं उसको बाइंग नहीं बोलूंगा, मैं उसको मोर और लेस शॉर्ट कवरिंग ही कहूंगा। मेरा यही मानना है कि जीरा को उछाले पे और अभी करंट लेवल पे भी एक बार के लिए सेल करके ही चलना चाहिए। हम थोड़े दिनों में ही इसको तकरीबन 25,000 से 25,500 के प्राइसेस देख सकते हैं। अराइवल्स कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते जो अराइवल्स तकरीबन 2600 के आसपास की थी, वो हमने ये हफ्ते में 5500 से 6000 मेट्रिक टन की अराइवल्स देखी है। और धनिया में क्या लग रहा है आपको? धनिया हालांकि आज उस तरह की गिरावट नहीं थी, सपाट बंद हुआ है 7,800 के करीब। क्या लग रहा है, धनिया में ज्यादा दम दिख रहा है आपको सादरी जी? दुनिया में हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि हम कोई ज्यादा 2-1% से ज्यादा की इंट्राडे मूवमेंट तो मुझे नहीं लगता हमने पिछले 1-8 महीने से ज्यादा में दुनिया में देखी हुई है। दुनिया में भी हम करंट क्रॉप से तकरीबन 2 या 3 हफ्ते ही दूर है, उसके बाद फ्रेश अराइवल्स आनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से इंटरिम एक बार के लिए मार्केट में थोड़ा बहुत प्रेशर आ सकता है। तो दुनिया में मेरा यही सजेशन रहेगा कि इसको साइडवेज ट्रेड करना चाहिए। अगर ये 7800 7900 के ऊपर कभी भी अगर आपको बंद मिलता है तो इसको 7900 के आसपास में सेल करके चलना चाहिए। और अगर कभी भी ये 7400 के आसपास के लेवल पे मिले तो इसको 200 से 300 रुपए के लिए बाय करके चलना।
खेड़िया जी जब आप तक नया क्रॉप के बारे में ज्यादा क्लैरिटी नहीं आती, इसमें कोई एक तरफा मूवमेंट मैं नहीं सकता। खेड़िया जी आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, मसालों में क्या पसंद है आपको, जीरा धनिया, इन दोनों काउंटर पर अपनी राय दें। बिल्कुल, पूरे मसाले की अगर बात करें तो वॉलिटिलिटी हम आने वाले दिनों में और बढ़ते हुए दिखाई देंगी। तीनों कमोडिटी के अंदर सबसे बेस्ट प्रेफरेंस तो मुझे लगता है हल्दी। हल्दी के अंदर आने वाले दिनों में और बेहतरीन तेजी बनेगी। क्रॉप साइज का कंसर्न अभी भी दिखाई देने लग गया है, तो मुझे लगता है हल्दी टॉपिक रहेगी, जहां पे हमें लगता है कि अगले अगर हम 15-20 दिन की भी बात करें तो प्राइजेस आराम से 15,800 का लेवल भी दिखाई देगा। लेकिन अगर जीरे की बात करें तो हमने पहले भी कहा था कि 28,500 का एक टेक्निकल रेजिस्टेंस भी है, और हम जानते हैं कि क्रॉप साइज वह काफी बड़ी है, 1 करोड़ के आसपास का या उसके ऊपर की ही क्रॉप रहेगी, और आवक जैसे जैसे स्टार्ट होगी प्राइजेस पे दबाव जरूर है, बट डोंट एक्सपेक्ट कि प्राइजेस यहाँ से क्रैश डाउन हो जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा 65,000 से भाव गिरकर 24-25 के भाव ऑलरेडी दिखा चुके, तो जो बड़ी क्रॉप है वो फैक्टर इन हो चुकी है। एक चीज ध्यान रखिए, पाइपलाइन पूरी खाली पड़ी है, 2-3 साल से प्राइजेस में कंटिन्यू अपसाइड था, जिसकी वजह से मुझे लगता है 24-25 का एक बेस बन जाएगा, और ऊपर में 28.5 का टाइमिंग ये दायरे में ही रहेगा। वहीं अगर हम धनिया की बात करें तो क्रॉप साइज काफी कम है, लगभग 50% ही रहेगा, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं प्राइजेस एक कंसोलिडेशन मूव कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता है 7550 7600 के नीचे भाव सस्टेन करेगा। हाँ, ऊपर में 8 से 8,100 का एक लिमिटेड अपसाइड टाइमिंग दिखाई दे रहा है, बट कुल मिलाकर तीनों स्पाइसेस को अगर रेटिंग करके काम करे तो पहला है हल्दी, फिर धनिया और जीरा लिमिटेड वे में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो ये भी मसालों पर है। लेकिन चलिए अब एक और खबर जो दलहन और तिलहन को लेकर है, जो रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की, उस रिपोर्ट के बारे में आपको बता दें कि नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से अगले 23 सालों तक यहाँ दलहन और तिलहन में हम आत्मनिर्भर होते नहीं दिख रहे हैं। जो डिमांड देश में बनेगी उसके मुकाबले सप्लाई कम रहने वाली है और हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता बनी रहेगी, ये नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से जो दलहन की डिमांड है 2030-31 में 350 लाख टन होगी और दलहन का उत्पादन देश में सिर्फ 310 लाख टन का होगा। वहीं 2047-48 तक दलहन की जो मांग है वो 490 लाख टन होगी, जबकि उत्पादन 470 लाख तक पहुंचेगा। वहीं तिलहन को लेकर उनका अनुमान ये है 2030-31 तक का कि 270 लाख टन तिलहन की डिमांड रहेगी और उत्पादन सिर्फ 150 लाख टन होगा, क्योंकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए उनको लगता नहीं है कि इसमें कुछ सुधार आगे दिख रहा है। हमारे साथ विजय सरदाना जी हैं, एग्री इकोनॉमिस्ट हैं। सरदाना जी बताइए, आप क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे इस स्थिति में सुधार संभव है? ये नीति आयोग की रिपोर्ट पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात आज की नहीं है, हम 20 साल से इस बात को कह रहे हैं। पता नहीं नीति आयोग को इतना समय क्यों लगा सच जानने के लिए। प्रोजेक्शन ऑफ पॉपुलेशन हमारे सामने है और जिस तरह से हमारी एग्रीकल्चर रिसर्च काम कर रही है, जहां पे पिछले 20 साल में सन 2000 से लेकर आज 2024 तक आपका गेहूं की प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट रही है, जरा भी सुधार नहीं हुआ। 40 साल में कोई आपकी वैरायटी नहीं आई। दालों में जिन देशों ने आपसे जेनेटिक्स लिया, आज उनका उत्पादन आपकी दालों से 3 गुना है। आप अपने आप प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं कर पाए, तो इसमें किसको दोष दोगे? आपका जो रिसर्च सिस्टम है वो फेल हो चुका है, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एक टास्क फोर्स बना के ये देखना चाहिए कि जो अरबों रुपए आज तक एग्रीकल्चर रिसर्च में गया है वो कहां गया, क्यों उसका आउटपुट नहीं निकला। पूरी दुनिया में प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, हमारी स्टैग्नेशन है। चाइना हमसे दुगना तिगना हो गया हर फसल में। हमारे में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च नहीं कर पा रही है? इस पे एक व्हाइट पेपर आना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को खुद मॉनिटर करना चाहिए कि हमारी एग्रीकल्चर रिसर्च क्यों फेल हो रही। जिस तरह का मुद्दा अभी गर्म है, किसान आंदोलन हो रहा है और उनका जो फोकस होता है एमएसपी की गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? जिस तरह के पारंपरिक खेती पर उनका फोकस है, इस तरह के एमएसपी कानून की अगर गारंटी दी जाएगी तो क्या उनका फोकस सिर्फ परंपरागत खेती में, इसमें और हम पीछे रह जाएंगे दलहन तिलहन उत्पादन में? देखिए, हिंदुस्तान में खेती एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट है। हमें परफॉर्मेंस और इकोनॉमिक्स पे कभी ध्यान नहीं दिया गया। समस्या इस बात की है, सरकार भी पॉलिटिक्स कर रही है, किसान भी नेतागिरी कर रहे हैं। दोनों में से किसी का इंटरेस्ट नहीं है कि भारत में प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए। अदरवाइज ऐसा कैसे हो सकता है कि 24 साल में आपकी गेहूं की प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट रहे, आपकी दालों की प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट रहे,
किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती रहे लेकिन प्रोडक्टिविटी ना बढ़े, इसका मतलब क्या है? हम लोग एग्रीकल्चर के मामले में सीरियस नहीं हैं। आज हम 70% करीब तेल खाने का आयात करते हैं। दालों में हम थोड़े बहुत ब्रेक इवन पे इसलिए हैं क्योंकि इतनी महंगी दालें हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिला के जो हम कार्बोहाइड्रेट पैदा कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी भी वर्ल्ड एवरेज से नीचे है। तो हम किस एरिया में क्या कर रहे हैं खेती में, मुझे लगता है कि इसमें सीरियस चिंता की बात है। और जो अब नीति आयोग ने देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब जागे तो सही। पिछले 25 साल से क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, अब अगर जाग गए हैं तो रास्ता भी बताएं। नीति आयोग का मतलब क्या, आंकड़ा देना नहीं है, एक्शन प्लान बताना है कि हम अगर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो वो कैसे किया जाएगा। आंकड़ा तो मैं दे रहा हूं 20 साल से, आप सुन नहीं रहे थे। आज नीति आयोग ने दिया तो आप लोग सुनने लग गए हो। तो समस्या आंकड़ा नहीं है, ये तो मुझे भी पता है कि हम नहीं हो सकते। रास्ता क्या ये बताइए ना। नीति आयोग को ये आंकड़ा देने के लिए थोड़ी पैसे दिए जाते हैं, वहां अधिकारी बैठाए जाते हैं। रिजल्ट कहां है, वेयर इज द आउटकम, वेयर इज द एक्शन प्लान, वो चाहिए हमें, आंकड़े नहीं चाहिए। जब तक हम एक्शन प्लान नहीं देंगे, किसानों को बेहतर रेट नहीं देंगे, पैदावार बढ़ाने पर जोर नहीं होगा, पूरी तरह से एक एग्रीकल्चर में पूरी तरह से एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है। हमारे साथ विवेक अग्रवाल जी भी हैं, एमडी हैं बीएसए फाउंडेशन के। विवेक जी, आपसे मेरा सवाल होगा, सबसे पहला सवाल पीले मटर के इंपोर्ट को लेकर होगा। सरकार ने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की जो समय सीमा है इसे 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। क्या इसी तरह से इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता बढ़ती रहेगी, समय सीमा ज़्यादा मिलता रहेगा, या कुछ अपने यहाँ भी घरेलू बाजार में भी कुछ करने की ज़रूरत है? विवेक जी। जी नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि अभी पिछले दो कंसेक्टिव सीजन से तुअर की क्रॉप बहुत बुरी तरह डैमेज हुई है, और चने पे भी जो इस बार इम्पोर्ट की चने की जो क्रॉप है उस पर भारत सरकार को संशय है कि जितनी क्रॉप एक्सपेक्टेड की उतनी नहीं आएगी। इसीलिए भारत सरकार ने इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए इम्पोर्ट की अवधि 1 महीने की बढ़ाई है। देखिए, हमारे अमित शाह जी ने ऑलरेडी बोला कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उतना आसान नहीं है। इसको सभी अलग अलग तथ्यों को देख के रखना पड़ता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मानसून पे डिपेंड होते हैं, बहुत भारी चीजों पे डिपेंड होते हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस पे डिपेंड होते हैं। तो ये समय लगेगा, भारत सरकार इस पे काम कर रही है, लेकिन ये अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये टेक्स टाइम। और जो पीली मटर की इंपोर्ट खुलने की बात है, ये बहुत अच्छा निर्णय इसलिए है क्योंकि आपकी दो क्रॉप तुअर की ऑलरेडी खराब हो चुकी है और 15 से 20% हम शॉर्ट है वहां पे। तो ये जो 15 से 20 लाख टन के आसपास जो पीली मटर आएगी, ये काफी बड़े मार्केट को कवर करेगी और एक उपलब्धता जो बनी है उसको बनाए रखेगी। दुबई में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा। विवेक जी, आपसे एक और सवाल मेरा होगा। अभी जो 2 दिन पहले बैठक हुई थी, परसों जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में जो बैठक हुई थी, सरकार ने तुअर की महंगाई कम करने के लिए खास तौर पे ज़्यादा फोकस सरकार का लग रहा है। क्या लग रहा है, जो सरकार ने जो संकेत दिए हैं, जो एहतियात बरतने की सलाह दी है, जो नसीहत दी है कारोबारियों को, ट्रेडर्स को, क्या इससे दाम तुअर के कम होते आपको दिख रहे हैं क्या? देखिए, सरकार के हाथ में जो उपाय थे उन्होंने उस पर कोशिश की है। उन्होंने व्यापारियों को उनको बताया है कि आप अपने तरफ से इंपोर्ट और उसका इनफ्लो बनाए रखें। बर्मा के भी व्यापारियों को उन्होंने ये बात बोली है। तो सरकार के हाथ में जो है, और थोड़े से कड़े संकेत भी दिए हैं कि आप किसी भी प्रकार की होर्डिंग और इस सब चीजों से बचें ताकि बाजार में उपलब्धता की कमी ना रहे। लेकिन देखिए, इन सब के बावजूद हाथ सरकार के बंधे हुए हैं, क्योंकि जब प्रोडक्शन नहीं होगा, लोकल प्रोडक्शन नहीं होगा तो उसकी शॉर्टेज आएगी। फिर भी मसूर में और मूंग में और चना तो अभी फिर आने वाला है, इन सब चीजों की अच्छी मात्रा में अवेलेबिलिटी है, तो उतना चिंता की बात नहीं है। लेकिन आने टाइम पे अगर चना की शॉर्टेज हुई तो येलो पीस उसको काफी कुछ कवर कर लेगा, और यही एक मेन चिंता का विषय था। इसीलिए सरकार ने ये मीटिंग बुलाई थी, और मेरे ख्याल से उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि आपको किस तरीके से मांग और पूर्ति का ध्यान रखना है। और मेरे ख्याल से हमको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार मसूर की क्रॉप भी अच्छी हुई है। चूंकि सरकार थोड़ा सा एग्रेसिव होकर प्राइस को कंट्रोल रखना चाहती है, इसलिए उन्होंने ये सब कदम उठाए। विवेक जी, 2 चीजें हैं कि दाम को लेकर सिर्फ तुअर के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी जो चना है और मसूर है
उसकी पैदावार भी अच्छी है और साथ ही जो इंपोर्ट है वो भी रिकॉर्ड इंपोर्ट इस बार हो रहा है मसूर का, उससे राहत यहाँ पर मिलेगी। और पीली इंपोर्ट में तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की राहत तो मिली हुई है। शुक्रिया विवेक जी आपका। सरदाना जी, एक तरफ हम कनाडा के साथ जो हमारा पॉलिटिकल रिलेशन कहते खराब है, मतभेद है, ऊपर से वहां से रिकॉर्ड इंपोर्ट भी हो रहा है, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे इंपोर्ट हो रहा है मसूर का, क्या कहेंगे आप इस पर? व्यापारी वर्ग अपने हिसाब से काम करता है और पॉलिटिक्स अपने हिसाब से। अभी आपने विवेक जी को यह कहा कि साहब सरकार ने कहा है कि आप इंपोर्ट बनाए रखें। अरे भाई, कॉमन सेंस है कि व्यापारी अपना फायदा देखेगा, वो सरकार के हिसाब से थोड़ी काम करेगा। अगर उसको माल रोक के लाना है और उससे रेट बढ़ते हैं तो वो रोकेगा, उसको ज्यादा रेट चाहिए। सरकार को सोचना है कि रेट कम कैसे करने हैं। आप क्योंकि प्लानिंग नहीं कर पा रहे, आपकी एग्रीकल्चर रिसर्च काम नहीं कर रही, आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करी। आज से 10 साल पहले मैंने एक पेपर दिया था भारत सरकार को, उसका टाइटल था पल्सेस डिप्लोमेसी, आपको चाहिए मैं भेज दूंगा, कि हमारे यहां पे हम कभी भी दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर नहीं होंगे। हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिन देशों में जगह है, जैसे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहां के लोगों के साथ, किसानों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग करिए ताकि वो अपना प्रोडक्शन करें, आप भारत में उसका आयात करें और हिंदुस्तान में जो किसान उगा सकता है उससे वो उगवाएं। और उसके बाद उससे ये होगा कि उनको जब पता रहेगा भारत लगातार खरीदेगा तो वो अपने यहां प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाल और तिलहन के रेट कंट्रोल में रहेंगे, आपको सस्ती दालें और तिलहन मिलेगा, आपके रिलेशन भी इंप्रूव होंगे, डिप्लोमेसी भी इंप्रूव होगी, आपका अप्रोच भी दुनिया में बढ़ेगा। पूरा डिटेल्ड एक्शन प्लान मैंने बना के दिया, कोई सुनने का थोड़ी, क्योंकि हर आदमी को लगता है कि शॉर्ट टर्म मेजर है। सेक्रेटरी साहब भी 2 साल में रिटायर हो जाएंगे, मंत्री साहब को भी नहीं पता वो कितने समय रहेंगे, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहां है इस देश में? प्लानिंग बनाने प्रॉब्लम हम लोगों की इंटरनल है, हमारे यहाँ डिफेक्टिव प्लानिंग है, हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं और एग्रीकल्चर को हमने पॉलिटिकल प्लेग्राउंड बना दिया है। आज तक एग्रीकल्चर को हमने इकोनॉमिक दृष्टि से नहीं देखा। बिल्कुल सही बात है। जब तक आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करेंगे, प्रोडक्टिविटी पर ध्यान नहीं देंगे, खेती को लेकर सीरियस नहीं होंगे, तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी। शुक्रिया सरदाना जी, आपने वक्त निकाला और कुछ अहम सुझाव दिए। हो सकता है सरकार तक भी ये सुझाव पहुंचे। चलिए वापस लौटते हैं अपने शो की तरफ। कमोडिटी फटाफट है तो दर्शकों के सवालों के जवाब भी देने होंगे। कई सारे दर्शक हैं जो इंतजार कर रहे हैं, लगातार फोन भी कर रहे हैं। प्रमोद हैं मुंबई से, नेचुरल गैस इन्होंने 143 रुपए पर खरीदा है। केडिया जी, क्या करना चाहिए इनको? अच्छी तेजी आई, अच्छी रिकवरी आई, क्या ये रिकवरी टिकाऊ दिख रही है? इनको बने रहना चाहिए कि अपनी लॉन्ग पोजीशन में? मुझे लगता है कि कल की तेजी है वो फिज आउट होते हुए दिखाई देगी कि जिस ढंग से वेदर के कंसर्न्स वापस दिखने लग गए, क्योंकि हमने जनवरी में देखा वार्म वेदर था जिसकी वजह से बड़ा फॉल था। 16 तारीख से 22 तारीख तक थोड़ा सा प्लेजेंट वेदर था जिसका एक सपोर्ट हमने कल के सेशन में आते हुए देखा। बट अब 1 मार्च तक वार्म वेदर वापस रहेगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है प्राइजेस में वापस गिरावट रहेगी। तो बेटर है अगर लॉन्ग पोजीशन है तो निकल जाना चाहिए। मुझे लगता है नीचे में 130-32 तक के लेवल फिर से देखने मिल सकता है। अगर लॉन्ग पोजीशन है तो आप पुट लेकर भी इंश्योरेंस ले सकते हैं कि इनकेस अगर प्राइस नीचे भी जाता है तो अगर आपको होल्ड रखना ही है तो नुकसान नहीं होगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर प्राइजेस में वापस दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओके। अगले दर्शक है क्रिश हैं दिल्ली से। कॉपर और नेचुरल गैस, इन दोनों पर आपकी राय चाहिए केडिया जी, क्या करे क्रिश? बिल्कुल, अगर हम कॉपर की बात करें तो ऑलरेडी हमने देखा कि चाइना मार्केट से कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं दिखाई दे, एक दायरे में कॉपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है 719 से लेकर 720 से 730 का एक ब्रॉडर रेंज बन चुका है, तो इसके ऊपर प्राइजेस सस्टेनेबल नहीं है। वापस प्राइजेस 726 तक का लेवल दिखा रहा है कॉपर में आता हुआ। वहीं नेचुरल गैस में जैसे मैंने अभी कहा कि जो कल की रैली है वो फिज आउट होते हुए दिखाई दे रही है। अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल निकल जाना चाहिए, शॉर्ट क्रिएट कीजिए जो 132 तक का लेवल दिखा सकता है। दर्शक हमारे साथ समीर है बुलंदशहर से। कच्चे तेल में केडिया जी की स्ट्रेटजी चाहिए, इन्होंने यही मैसेज भेजा है। केडिया जी, क्रूड की स्ट्रेटजी बता दीजिए इन्हें। क्रूड में देखिए अभी टग ऑफ वॉर है, मार्केट 6200 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा, 6550 के ऊपर नहीं जा पा रहा। जिस ढंग से रेड सी एरिया में कंसर्न्स है ये प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है, बट डिमांड नहीं है। चाइना जापान के नंबर्स खराब है, ये बढ़ने नहीं दे रहा। तो मुझे लगता है प्राइजेस जब तक 6550 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं आता है, गुंजाइश है कि नीचे में 6250 का पहले एक बार डाउनफॉल दिखाएगा, उसके बाद चलेगा। तो टाइमिंग शॉर्ट की सलाह रहेगी 6550 के स्टॉप लॉस से। ओवरऑल नीचे में 6250 से 6300 का लेवल मिल सकता है
ऑप्शन के जरिए भी 6400 का आप पुट ले सकते हैं 170 में, 120 के स्टॉप लॉस से 300 का टारगेट रहेगा। दर्शक है, हालांकि इन्होंने नाम नहीं भेजा है, इन्होंने सिर्फ सवाल भेज दिया है कि दिवाली तक सोने का भाव क्या होगा। केडिया जी, इनको क्या सलाह देंगे आप? कैसे होगा, कब होगा, ये काफी बड़ा चिंता है गोल्ड के लिए। तो मुझे लगता है जून तक तो गोल्ड सीमित दायरे में है, लेकिन हम ईयर एंड या दिवाली तक बात करें तो मुझे लगता है प्राइजेस इजीली 68,000 का लेवल क्रॉस कर जाएगा ईयर एंड तक। हो सकता है 70 भी दिखा दे, बट 68 का लेवल मुझे लगता है कि आराम से दिखा देगा। जिस ढंग से सेंट्रल बैंक की बाइंग है, जियोपॉलिटिकल टेंशन सब बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को अपलिफ्ट करेगा दिवाली तक। चलिए, अब ग्वारसीड ग्वारगम पर, हालांकि इस दर्शक ने भी अपना नाम नहीं भेजा है, ये ग्वारसीड ग्वारगम में जाना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है ग्वारसीड ग्वारगम में, कब तक बड़ी तेजी की उम्मीद करें। सादरी जी, क्या राय है ग्वारसीड ग्वारगम में आपकी? सुमो जी, ग्वार सीड में हमने पिछले हफ्ते देखा है कि एक 7 मंथ का लो बनाया था नियर मंथ में 53.65 का, जहां से बाद में हमने परसों के दिन अच्छी रिकवरी देखी और तकरीबन 5500 तक का प्राइस भी हमने देखा है नियर मंथ में। एक बार के लिए मैं ये सजेशन दूंगा ग्वार सीट में कि अभी करंट प्राइसेस से बाय करके चलना चाहिए, तकरीबन 5500 से 5600 तक के लेवल्स के लिए। अराइवल्स भी काफी कम हो चुकी है, इनफैक्ट ये हफ्ते के अराइवल्स तो 1700-1800 मेट्रिक टन ही रह गए, जो पिछले हफ्ते 2800 से 3000 मेट्रिक टन तक के थे। तो ग्वार सीट में 5600 के टारगेट से बाय करें और स्टॉप लॉस रहेगा 5250 का। गवार गम 10,400 के लेवल पे बाय करें, टारगेट रहेगा 10,900 का और स्टॉप लॉस बनाए रखें 10,200 के नीचे का। कैस्टर में केडिया जी क्या करना चाहिए? अब कैस्टर कॉन्फ्रेंस में गए हुए भी है, किस तरह की रिपोर्ट, क्या सेंस मिल रहे हैं वहां से? देखिए, कैस्टर की अगर हम बात करें तो चाइना डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है। हमने देखा है पिछले 1.5-2 महीने में चाइना से कोई भी बड़े ऑर्डर्स नहीं है, मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली भी मार्केट ने देखा है कि लोअर लेवल से काफी अच्छा सपोर्ट मिला है, 5600 के ऊपर अच्छे से ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है अभी तो एज ऑफ नाउ दायरे में, क्योंकि नया क्रॉप की आवक भी रहेगी। अनलेस एंड अनटिल चाइना डिमांड पिकअप नहीं करता, तब तक मार्केट में कोई बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉल या जंप नहीं है। तो मुझे लगता है अगर हम हफ्ते भर का व्यू लेके चले तो 5680 के करीब लेके चलिए, 5600 का स्टॉप लॉस रखिए। लिमिटेड अपसाइड रहेगी जो 5800 से 5850 का लेवल दिखा सकता है। अब कॉन्फ्रेंस के बाद क्लियरिटी मिलेगी कि मार्केट में और सेंटीमेंट कैसे इंप्रूव हो रहा है फंडामेंटल साइड, बट टेक्निकली चार्ट पे काउंटर काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, जो 5850 तक का लेवल अगले 10 से 12 दिन में दिखा सकता है। यानी कल आपसे वापस से जानेंगे कि कैस्टर में क्या हो रहा है। अजय लखनऊ से हैं, छोटा जवाब दीजिएगा केडिया जी, वक्त कम है, 10 सेकंड में बता दीजिए कि चांदी मार्च वायदा में इनको क्या करना चाहिए? इंट्राडे के लिहाज से 7100 पे लेके चलिए, 71,500 का टारगेट है, लॉन्ग पोजीशन कैरी मत करना। सवाल है धनिया पे क्या करना चाहिए? प्रमोद है पुणे से, आप बता दीजिए सादरी जी क्या करे धनिया में? सर, धनिया में जैसे हमने पहले कहा, अभी करंट लेवल के लिए आप एक बार 200 रुपए के लिए बाय करके चल सकते हैं, अच्छा। सादरी जी आपका, केडिया जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो कमोडिटी फटाफट में इतना ही, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। क्या टैक्स की गुणागणित आपके पल्ले नहीं पड़ती? क्या टैक्स